Good morning, everyone. So, again, today we will discuss the very important concept that is national income. इसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे पिछले लेक्चर में, जो यहाँ पे दिया हुआ भी है, और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं आज के इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो एडिशनल चीज़ें हमें डिस्कस करनी है पार्ट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में, वहाँ हम एक डिस्कस करेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, एक हम बात करेंगे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का, जिसे आप एमपी और एफसी, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। जब हम नेशनल इनकम के मैथड्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एमपी और एफसी क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को हम डिस्कस करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखते हैं। एंड जो लास्ट कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल वापस कर दूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा डेप्रिसिएशन का, और वो आपको हेल्प करेगा नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस के अंदर। अभी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स। मैंने जब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू रहता है वो रहता है नेट इन्वेस्टमेंट का। बट क्योंकि हम यहाँ पर नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बेसिकली इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज ना करके हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे प्रोडक्ट। अब वो आप जिस डेफिनेशन में जो दिया हुआ है उसके नीचे एक छोटा सा एक वैल्यू लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं या नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं। यहां मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया ने अपनी टेरिटरी के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस की, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 500 करोड़ आया। गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। इंडिया में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू का मतलब, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको पहले भी कोट किया है कि 1000 यूनिट हमने सेल किया और पर यूनिट का कॉस्ट लेट्स से हमने कुछ भी मान लिया 100 रुपीज मान लिया, तो 10 लाख का जो टोटल फिगर आया वो उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट माना जाएगा। उसे आप प्रोडक्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं और उसे आप इनकम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हमारा जब हमने वो 10 लाख रुपीज हमारे पास में जो टोटल आया, या ये सॉरी यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं कि लेट्स से कि 500 करोड़ रुपीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का टोटल आया, और उसमें से डेप्रिसिएशन लेट्स से कि 200 करोड़ का हो गया। दैट मीन्स कि हमारी कुछ मशीनरी डैमेज हो गई, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, कुछ और रीजंस हो गए। 3 रीजंस तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बताए थे, तो वो 200 करोड़ रुपीस का उसका वैल्यूएशन आया। तो हमारे पास में जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचा वो कितना बचा? 300 करोड़। यानी कि 500 करोड़ हमने टोटल हमारे पास प्रोडक्शन हुआ, 200 करोड़ का हमारा डेप्रिसिएशन। हालांकि इतना बड़ा वैल्यू आता नहीं है डेप्रिसिएशन का, मैं एक एग्जांपल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। और तो हमारे पास में जो नेट बचा वो 300 है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो नेट की आती है। वो नेट प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, नेट इनकम भी हो सकती है। आई होप आपको ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम हमारे एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक वर्ड है मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट। हम पहले इसे समझ लेते हैं, आप डेफिनेशन पे भी मत जाइए, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है लेट्स से कि आप मार्केट में डेयरी मिल्क परचेज करने के लिए जाते हैं। तो जब आप मार्केट में डेयरी मिल्क परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो आपको किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे मिलता है कि फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है? वो आपको मार्केट प्राइस पे मिलता है। अच्छा, वो मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि उसके ऊपर टैक्सेस आप पे कर रहे हो। जब आप चॉकलेट परचेज करते हैं तो उस चॉकलेट के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट, ये सब्सिडीज भी आप देख रहे होंगे कि सब्सिडीज का क्या एडजस्टमेंट होता है। तो सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉन्सेप्ट को बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल नीचे कोट किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, लेट्स से कि उसका मार्केट प्राइस, गैस का प्राइस कितना है? 800 रुपीज है।
या आप जानते होंगे कि आपके घर में गैस सिलेंडर आता है जो एलपीजी, उसका प्राइस लेट्स से कि 800 रुपीज है, वो मार्केट प्राइस पे माना जाएगा। मार्केट प्राइस पे क्यों माना जाएगा? क्योंकि आप उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं और उन इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आप गवर्नमेंट को जो मार्केट प्राइस है जो सिलेंडर का, उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड है। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हो। और जो सब्सिडीज है गवर्नमेंट आपको वापस भी देती है। दैट मीन्स कि आपने कई बार देखा होगा ना, पैसा आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाता है, कभी वो 50 रुपीज होगा, कभी 150 होगा, वो डिपेंड करता है, वेरी भी करता है। तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर सब्सिडी भी देती है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे मार्केट प्राइस से कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, देखिए इस मार्केट प्राइस में जब मैं 2 एडजस्टमेंट्स कर देता हूं, 2 एडजस्टमेंट क्या करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए अब फॉर्मूला कि अगर मुझे मार्केट प्राइस में से मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यहां देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, मुझे फैक्टर कॉस्ट पे आना है। मेरे पास मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है गैस सिलेंडर का, 800। मुझे आना कहां पे, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो मार्केट प्राइस मेरा 800 रुपीज दिया हुआ है। जब मैं 800 रुपीज में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और सब्सिडीज को ऐड कर दूंगा, तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाऊंगा। अब अगर मुझे एग्जामिनर बोलता है कि आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करिए और आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो आपको उसे रिवर्स ऑर्डर में करना है कि जब फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं एंड सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आप कहां पहुंच जाते हैं, मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे मतलब मैं कैसे पहुंच रहा हूं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं मार्केट प्राइस में से? ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं या टैक्स वो चीज होती है जो किसी भी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट को बढ़ा देता है। लेट्स से कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब आपने लैंड की कॉस्ट को ऐड कर लिया, आपने कैपिटल की कॉस्ट को ऐड कर लिया, आपने एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट को सबको ऐड कर लिया, सब कुछ ऐड करने के बाद वो क्या मानी जाती है, फैक्टर कॉस्ट मानी जाती है। लेकिन जब आप मार्केट में उसे देने जाते हैं तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। तो हमें पता करना है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी। हमें फैक्टर कॉस्ट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितना था। तो मार्केट प्राइस में से जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि टैक्सेस किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्सिडीज किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। जब हम ये 2 एडजस्टमेंट कर देते हैं मार्केट प्राइस में, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मार्केट प्राइस में से जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, तो हम फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं। और जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम कहां पे आ जाते हैं, मार्केट प्राइस पे। इस एग्जांपल से आपको समझ में भी आ गया होगा कि मार्केट प्राइस 800 था, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 थे और सब्सिडी 50 रुपीज थी। तो मार्केट प्राइस 800 में से जब हमने 100 को सब्ट्रैक्ट किया और सब्सिडी को देखिए इसको ऐड कर दिया, तो हमारी एफसी कितनी आ गई, 750। अगर हमें एफसी से वापस का आना है मार्केट प्राइस पे, तो हम क्या करेंगे, इस 750 में 100 को ऐड कर देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम कहां पे आ जाएंगे, मार्केट प्राइस में। सो ये कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज क्या होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों टैक्सेस लगा सकती हैं। और बेसिकली आप इसके ऊपर इनडायरेक्ट, जब आप चॉकलेट परचेज करने से कोई भी चीज जब मार्केट से परचेज करते हैं उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। सब्सिडीज आप सब जानते हैं, एक तरह की स्पेशल ग्रांट्स होती हैं जो सरकार आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर देती है। बेसिकली ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या गरीब जो होते हैं, उन्हें चीजों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर आ गया है और वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है कि NFIA इज बेसिकली इज व्हाट। ध्यान से देखिए,
NFI is the difference between the factor income earned from abroad by normal resident of a country and the factor income earned by non-resident foreigners in the domestic territory of a country. आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के, या इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का आप डिफरेंस समझ लीजिए कि लेट्स से कि इंडिया ने 500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 400 करोड़ का हमने इंपोर्ट किया, यानी कि इंडिया के पास यहाँ 100 करोड़ का एडिशनल फॉरेन रिजर्व आएगा। ये फॉरेन रिजर्व एक तरह से इंडिया का क्या माना जाएगा, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। इसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे तो आप इसे देखिए, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, जब हम जो सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज को जो मिलती हैं, तो लेट्स से कि इंडिया का कोई आदमी बाहर अर्निंग पर्पज से जाता है, वहां से पैसा कमा के लेके आता है, वो एक तरह से इंडिया की इनकम मानी जाएगी। तो वो कंपोनेंट ऑफ वो NFI का कंपोनेंट माना जाता है। जितनी भी प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम होती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में, लेट्स से कि टाटा स्टील्स ब्रिटेन में काम कर रहा है, तो वो जब पैसा एंड में आएगा तो वो इंडिया में आना है, तो वो एक तरह का हमारी प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरियल इनकम मानी जाएगी। और लास्ट, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। मैंने बताया अभी टाटा स्टील का आपको एग्जांपल लिया कि वो जब बाहर काम करने जाती तो वहां से पैसा कमा के लेके आएंगे। तो NFIA कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि NFIA होता क्या है, जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में से जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ध्यान रखिएगा ये, तो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आता है वो वैल्यू किसका आएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। एग्जामिनर कहीं जगह इसे डेप्रिसिएशन ना लिखकर इसे कंफ्यूज करने के लिए कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिख देता है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा जा सकता है। ये क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू 3 रीजंस, वो मैं बता चुका हूं, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है कि वैल्यू कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी फिक्स असेट का, और उसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी ट्रीट करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। आपको कोई भी डाउट हो, यू पीपल कैन आस्क मी। तो अभी हमने इस चैप्टर में जो चीजें डिस्कस की है, वी डिस्कस अबाउट द ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बता दिया था विद एग्जांपल। देन वी डिस्कस अबाउट द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जहां हमने LPG गैस सिलेंडर का एग्जांपल आपको दिया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द डेप्रिसिएशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। Thank you so much.